शारदा देवी शहर के सम्मान प्राप्त एक बहुत ही अमीर महिला थी। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत और नकचड़ी बेटी थी जिसका नाम रूपाली था। दिन के 24 घंटों में से 15 घंटे रूपाली सजने संवरने में व्यतीत करती थी। इसके लिए वह बहुत महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती थी। साथ ही वह हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर भी जाया करती थी। इन सब में वह अपनी माँ का बहुत पैसा खर्च करती थी। एक दिन उसकी नजर समीर नाम के एक लड़के पर पड़ती है। समीर एक सीधा और बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का था। रूपाली को समीर पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। वह उससे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन समीर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रूपाली को यह लड़का कुछ अजीब और कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। अरे वाह, ये कौन है जिसने रूपाली को मुड़ के नहीं देखा? अब तो मैं शादी इसी लड़के से करूंगी। रूपाली समीर के बारे में सारी बात अपनी माँ को बताती है। तब माँ रूपाली को समझाती है, देखो रूपाली बेटा, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन वह एक गरीब परिवार से है और तुम इतनी खर्चीली, तुम वहाँ कैसे एडजस्ट कर पाओगी? हाँ माँ, मैं कर लूंगी। इस तरह शारदा देवी अपनी बेटी की शादी की बात समीर के घर वालों से करती है और उनकी शादी पक्की हो जाती है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वह समीर के घर आ जाती है और समीर का पूरा घर देखकर बुरा सा मुंह बनाती है। अरे समीर, इतने छोटे से घर में तुम कैसे रह लेते हो और मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करूँगी? समीर उसकी किसी बात का उत्तर नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रूपाली को प्यास लगती है और वह पूरे घर में फ्रिज ढूंढती है, लेकिन उसे फ्रिज कहीं दिखता ही नहीं। रूपाली फिर समीर के पास आती है और कहती है, समीर, क्या तुम्हारे घर में फ्रिज भी नहीं है? रूपाली, अभी तो फ्रिज नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन रूपाली जूस पीने के लिए ताजे फल लेकर किचन में जाती है और किचन में चारों तरफ जूसर ढूंढती है। मिक्सर जूसर ना देखकर रूपाली का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह सीधे समीर के पास जाती है। समीर, तुम्हारे घर में मिक्सर जूसर भी नहीं है? मुझे अभी के अभी मिक्सर जूसर चाहिए घर में, समझे तुम? तुम चिंता मत करो, वो भी मैं ले आऊंगा। ठीक है समीर, और सुनो, साथ ही साथ मुझे घर में एसी, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन और वैक्यूम क्लीनर भी चाहिए। इसके साथ साथ रूपाली उसे महंगे मेकअप की सामान की एक बहुत लंबी लिस्ट थमा देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। समीर घर में धीरे धीरे सारे जरूरी सामान लाने लगता है। एक दिन समीर की माँ गांव से आती है और अपनी सुंदर बहू को देखकर बहुत तारीफ करती है और उसकी नजर उतारती है। समीर, तुम कभी मेरी तारीफ नहीं करते? तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती क्या? ऐसी बात नहीं है बहू, बस मेरा बेटा जरा शर्मीला है, उसे तारीफ करना नहीं आता। तारीफ करना नहीं आता तो मुझ जैसी सुंदर लड़की से शादी ही क्यों की तुमने? हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। मुझ जैसी हूर को ये लंगूर ही मिलना था क्या? ऐसा बोलकर रूपाली गुस्से से अपने रूम से चली जाती है। तब समीर की माँ उसे रूपाली को मनाने के लिए भेजती है। समीर कमरे में आता है और देखता है कि रूपाली मेकअप करने में बिजी है। अरे रूपाली, आज तो तुम वाकई में बहुत सुंदर लग रही हो। ये मस्कारा किसी और को लगाओ जाकर, मुझे नहीं। अरे बाबा, सच में रूपाली तुम बहुत सुंदर हो। गोरी तो तुम इतनी हो जैसे आटे का पानी, और बाल तुम्हारे इतने लंबे और काले हैं जैसे भैंस की पूंछ, और चाल तुम्हारी बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह लगती है। गेट आउट फ्रॉम माई रूम एंड स्टे अवे फ्रॉम मी। समीर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन समीर सैलरी लाकर अपनी माँ के हाथ में देता है। यह देखकर रूपाली को बहुत गुस्सा आता है। तब समीर की माँ सारी सैलरी रूपाली के हाथ में रख देती है और कहती है, ये पैसे मैं रखूं या तुम रखो, बात तो एक ही है। वैसे भी इन पैसों से घर का सामान ही आना है। आज से घर की बजट की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। रूपाली बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन समीर के ऑफिस जाते ही रूपाली भी तैयार होकर मार्केट निकल जाती है। मार्केट में एक महंगे ब्यूटी पार्लर में वह चली जाती है और खूब सारे पैसे खर्च कर देती है। बचे हुए पैसों से वह अपने लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद लेती है
और साथ ही महंगी महंगी ड्रेसेस भी खरीद लेती है। अगले दिन समीर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वे ऑफिस भी नहीं जा पाता। उसकी बीमारी के चलते डॉक्टर उसे कंप्लीट बेड रेस्ट का सुझाव देते हैं। समीर के ऑफिस ना जाने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। अब रूपाली मदद के लिए अपनी माँ शारदा देवी के पास पहुँचती है। माँ, मुझे आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। क्यों नहीं रूपाली, जो कुछ मेरा है वे सब तुम्हारा ही तो है। पर बेटा मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि कोई अच्छी जॉब कर लो। रूपाली अपनी माँ की बात मान लेती है और ससुराल वापस आकर नई जॉब की तलाश में घर से निकल जाती है। 4-5 दिन इधर उधर घूमने के बाद उसे एक जॉब मिल जाती है। अब रोज रूपाली सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती थी और शाम को घर लौटते लौटते वे इतना थक जाती थी कि अब उसे मेकअप करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। अब वह दिन भी आ जाता है जब रूपाली को अपनी पहली सैलरी मिलती है। सैलरी लेकर रूपाली घर पहुंचती है और अपनी सास को बुलाती है। सासू माँ, आज मुझे सैलरी मिल गई है। बेटी यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तो घर का सारा जरूरी सामान भी आ जाएगा। हाँ माँ, मैं वही लेने मार्केट जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद सामान खरीदकर रूपाली घर वापस आती है और इस बार थैले में घर का जरूरी सामान ही था। तभी समीर वहाँ आता है। और कहता है, कहाँ माँ, अभी सारा सामान कहाँ आया है? मेरी दवाइयाँ तो रह ही गई और अभी घर के सारे बिल चुकाने भी बाकी है। क्या होगा अब? इतना सुनकर रूपाली रोने लगती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वे घर का खर्च पूरा नहीं कर पाई, ना ही अपने बीमार पति की दवाई खरीद सकी। उसे समझ आ जाता है कि पैसा खर्च करना जितना आसान है, पैसा कमाना उतना ही मुश्किल। रूपाली को रोता देख अब समीर समझ चुका था कि रूपाली पैसों की कीमत जान चुकी है। रूपाली, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बीमार होने की एक्टिंग की थी। तुम्हें पैसे की कीमत समझाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। तभी वहाँ रूपाली की माँ यानी कि शारदा देवी भी आ जाती है और कहती है, हाँ बेटी, तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने ही समीर से ऐसा करने के लिए कहा था। यह सब सुनकर रूपाली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से रूपाली भी समीर के साथ ऑफिस जाने लगती है और घर के खर्च में अपना हाथ बटाने लगती है। भोली अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही भोली दादागिरी और जुआ खेलने की शौकीन थी। कॉलेज में भी वो हर खेल पर पैसे या शर्त रख देती थी। ओए, अगर मैं जीत गई ना तो मेरे 1 महीने के कैंटीन का खर्चा तुम लोग उठाओगी। ओए, 3 पत्ती खेलेगा, अब जीत गया तो 20-20 की 4 गड्डियां तेरी। ओए, बोली का नाम ले और खींच ले माल, बोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे। भोली के पिता दिन रात सिर्फ दारू के नशे में चूर रहते थे, इसीलिए एक दिन भोली के पिता का निधन हो गया। भोली की माँ भी परेशान और बीमार रहने लगी। वह हमेशा भोली को समझाती थी, भोली तू लड़की है, इस तरह लौंडे लपाटों के साथ मत घूमा कर। और नाम बोली रख देने से करतूतें थोड़ी ना चुप जानी है। और लौंडों के साथ ना मैं नहीं घूमती, वो मेरे साथ घूमते हैं। हे भगवान, अब तो आप ही इस लड़की को सुधार सकते हैं। आसपास के लोग भी अब तो ताना देने लगे हैं। अब भोली को लोग भोली पंजाबन के नाम से जानने लगे थे। भोली IPL में सट्टे भी लगाती थी और लॉटरी के नंबर भी लगाती थी। भोली की माँ इन सब चीजों से बहुत परेशान रहती थी, इसीलिए एक दिन भोली की माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। अब भोली पंजाबन के सर पर ना बाप का डर था और ना माँ का साया, इसीलिए वह 2 नंबर के कामों में और ज्यादा आगे निकलने लगी थी। सहारे के लिए भोली ने अपने बॉयफ्रेंड टॉमी से शादी कर ली थी। टॉमी दिन भर पड़ा रहता और भोली के पैसों पर ऐश करता था। एक दिन भोली पंजाबन ने अपनी सहेली सारा को फोन लगाया।
ओए की हाल है कुड़िए, कभी हमारी कुटिया में भी आ जाया कर यार। अरे भोली पंजाबन ने मुझे याद किया है, पक्का कोई स्कीम लाई होगी। देख स्कीम तो है पर गुर्दा भी रखना पड़ेगा। बोल बताऊं? तेरी स्कीम होती तो खतरनाक है, पर चल बता दे। देख IPL चल रहा है और सट्टे पे सट्टा लग रहा है। 10 सेशन तू भी खेल ले, जितना नौकरी करके नहीं कमाएगी उससे 2 गुना तो यहीं कमा लेगी। नहीं यार, कहीं हार गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ओए हारने का तो कोई चांस ही नहीं है, प्लेयर मैं बताऊंगी। और 10 में से 2 हार भी गई तो 8 तो पक्का जीतेगी ना। तभी अड्डे पर भोली पंजाबन का पति टॉमी 3 लड़कों को लेकर आता है और उसे बताता है कि इन्हें पैसों की काफी जरूरत है, इसीलिए कुछ उधार लेने आए हैं। ओए की नाम है तेरा? ओ जी मेरा नाम हैप्पी। अच्छा तेरा प्योरा नाम की है? आजी बिल्ला जीत सिंह, वो चौक वाले है ना बिल्ला हलवाई। हाँ जी वो ही है मेरे डैडी। हैं? तो बिल्ले का लौंडा है और ये साथ में 2 मुर्गे, ये भी बिल्ले के ही हैं क्या? ओ जी नहीं, ये तो मेरे। ओ अपनी तारीफ हम खुद कर लेंगे, तू कष्ट मत उठा। ओ मैडम, मैं फुकरा और ये मेरा दोस्त सुतरा। किम बोलो, बोली को और भी काम है। वैसे भी आजकल लॉकडाउन की वजह से धंधा मंदा चल रहा है। ओ भोली जी, मेरे दोस्त सुतरे को गोड का गिफ्ट है सपने देखने का, और मुझे गिफ्ट है सपने को तोड़कर लॉटरी का नंबर बनाने का। बस ऐसे ही हम इनाम जीत रहे हैं, एक बार आप भी आजमा लो। अब कहाँ से ले आया इन चमगादड़ों को? बोली पंजाबन को स्कीम सिखा रहे हैं, सही है बेटा। ओ भोली जी, एक बार ट्राई तो करो, नुकसान हुआ तो हम भर देंगे। अच्छा सही है बेटा, सही है। भोली जी ये फुकरा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आप ट्राई तो कर लो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। अरे मेरी जान, कर लेना ट्राई, क्या पता कुछ प्रॉफिट ही हो जाए। चलो ठीक है, तो नंबर 10 फिर उसका तोड़ भी 10 दियो। ओ मैडम ऐसा है, इसने सपना देखा था कि गणेश जी के मंदिर में हम दोनों लड्डू चोरी करते हुए पकड़े गए थे, तो नंबर तो पक्का है जी 420। अच्छा वो कैसे? देखो जी, सबसे पहले गणेश जी भगवान शिव के परिवार के चौथे सदस्य थे, तो पहला नंबर हुआ चौका। ओ मैडम, फिर हम दोनों पकड़े गए तो दूसरा नंबर हुआ दुक्का, और मैडम जी जब हम पकड़े गए तो हाथ भी कुछ नहीं लगा, तो तीसरा नंबर हुआ 0, तो कुल मिला के 420 बन रहे जी। भोली फोन लगाती है। अडमरू, माँ दुर्गा के चौके पर 420 का प्रसाद चढ़ा दियो, समझ गया ना तू? और नंबर लगते ही फोन वापस कर। तभी फोन वापस बजता है और भोली पंजाबन फोन उठाती है। आडमरू, चल ठीक है, रख फोन तू। हाँ भाई, कैसे करोगे मेरे नुकसान की भरपाई? नंबर तो बेटा तुम्हारा फेल हो गया। ओ जी पैसे तो नहीं है, एक काम करो, आप ना किस्तें बना दो, एक एक करके हम चुका देंगे। ओए होंडा की कार नहीं खरीदी जो तेरी किस्तें बना दूं। काम करो और मेरे पैसे चुकाओ। जी कैसा काम? डर मत होए, गांजे की तस्करी करने के लिए नहीं बोलूंगी, बस कुछ गोलियां ही तो बेचनी है। और सुनो, होशियारी मत करना वरना तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला दूंगी। वैसे मैडम अगर इतना ही शक है तो एक स्कीम है मेरे पास। ओलो मत, स्कीम में बताना मेरा काम है, तू मुंह ना खोल वरना तुझ में इतने छेद करूंगी भूल जाएगा सांस कहाँ से लूं। और चल निकल अब यहाँ से, पता नहीं टॉमी भी किस किस को ले आता है। तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अब वे संजय वन में गोलियां बेच रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है। वे तीनों जान बचाकर भागते हैं पर पकड़े जाते हैं। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वे तीनों अपनी जान बचाने के लिए भोली का राज खोल देते हैं। पुलिस भोली पंजाबन के अड्डे पर रेड मारती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। कुछ समय बाद भोली पंजाबन जेल से निकलकर वापस अपना काम शुरू करती है तो उसका काम अब बिल्कुल भी नहीं चलता। भोली पंजाबन टेंशन में डूब जाती है। उसका पति भी अब उसे बहुत ताने मारता है। आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे, बहुत हवा में उड़ रही थी, अब तेरी वजह से मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि तू तो किसी काम की बची ही नहीं,
भोली पंजाबन अपने पैर से चप्पल निकालकर टॉमी को मारती है। ओए, आज तक मेरी माँ के अलावा किसी ने मुझसे तू करके बात नहीं की, और तू मेरा पालतू कुत्ता टॉमी मुझ पे भौंक रहा है। चल बैन के पकोड़े दबाओ यहाँ से। भोली का पति वहाँ से चला जाता है और भोली बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। जेल जाने की वजह से उसे काम में बहुत नुकसान हुआ था, जिसके कर्ज का बोझ भोली को डिप्रेस कर देता है। भोली समझ जाती है कि उसकी माँ उसे क्यों रोकती थी। अपनी माँ की बात ना मानकर भोली ने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी सजा आज वो भुगत रही थी। अब भोली के पास कुछ नहीं बचा था, ना घर, ना गाड़ी, ना माँ बाप का साया और ना ही पति का सपोर्ट। उसके बुरे काम का बुरा नतीजा उसके सामने आ चुका था। अब उसके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचा था। इसीलिए वह सब बुरे काम छोड़कर एक एनजीओ को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ गरीब लोगों की मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।